अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बायो 11 का चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और आज जो लेक्चर नंबर 1 है इसमें हम पढ़ेंगे टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी, यानी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिस तरह सेल फ्रैक्शनेशन है, टिश्यू कल्चर है, इसके अलावा डिफरेंशियल स्टेनिंग है, इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक्सेट्रा। ये सारी आज हम पढ़ेंगे। और इससे पहले हम सबसे पहले आज देखेंगे कि सेल होता क्या है, क्योंकि चैप्टर जो है हमारा वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल है क्या। इस पूरे चैप्टर में हम सेल के जो डिफरेंट इसके पार्ट्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं, इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है और डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं कि सेल किस तरह अपने फंक्शन परफॉर्म करता है, सेल किस तरह एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसके डिफरेंट जो ऑर्गेनेलिज हैं उनका क्या क्या फंक्शन है, वो आगे हम सारा चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल को, और इसके बाद हम टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी, आज हमारा पहला लेक्चर उसको स्टार्ट करते हैं। तो सेल क्या होता है? सेल स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी हर ऑर्गेनिज्म में या तो एक सेल या बहुत सारे सेल मिलकर लाइफ फॉर्म करते हैं। तो ये बात तो आपको पता है कि जो एक सेल है वो मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू मिलके फिर आगे जाके बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन मिलके यानी डिफरेंट ऑर्गन्स जिस तरह किडनी है, स्टमक है, हार्ट है, ये सब मिलके एक इंडिविजुअल बना देते हैं। तो हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल होता है वही लाइफ फॉर्म करता है। पहली बात ये होगी, तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सेल के अगर स्ट्रक्चर को हम देखें तो सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसके अलावा राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स और एक्सेट्रा बाकी ऑर्गेनेलिज होती हैं, और साइटोप्लाज्म भी होता है। तो ये सब कुछ, एक सेल इतना इंपॉर्टेंट है, इतना रोल परफॉर्म करता है, सेल पूरी बॉडी फॉर्म करता है एक ऑर्गेनिज्म में। तो अब हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करेंगे सेल के स्ट्रक्चर को और इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसको स्टडी करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास टेक्निक है दोस्तों वो है सेल फ्रैक्शनेशन। जो सेल फ्रैक्शनेशन हमारे पास पहली टेक्निक है। इस फ्रैक्शनेशन का मतलब है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना। अब सेल फ्रैक्शनेशन क्या करते हैं, हम बेसिकली सेल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब जो सेल है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज से मिलकर बनता है। जब हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो जो ऑर्गेनेलिज है वो सेपरेट हो जाती हैं। जब सेपरेट हो जाती हैं तो हम फिर हर ऑर्गेनेली को निकाल के इजिली उसके स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को स्टडी कर सकते हैं। अब वैसे तो सेल का साइज इतना स्मॉल होता है कि हम फिर एक सेल के अंदर से उसको इजिली और सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, एक लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स लेते हैं, यानी एक टिश्यू ले लेते हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ सेल होते हैं। सबसे पहले स्टेप सेल फ्रैक्शनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। हम जो टिश्यू लेते हैं जो मिलके थाउजेंड ऑफ सेल से मिलके बनता है, उसको हम एक ब्लेंडर में डाल के उसको ग्राइंड कराते हैं। वहां पे प्रॉपर ऐसा इन्वायरमेंट सेट करते हैं, वहां पे ऐसे पीएच, आयनिक कंपोजिशन और वो एंजाइम्स डालते हैं जो सेल की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ दें और उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं वो सेपरेट हो जाएं। जब सेपरेट होंगी और वो इतनी बल्क क्वांटिटी में मौजूद होंगी, यानी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होंगी क्योंकि हमने थाउजेंड्स ऑफ सेल को ग्राइंड किया, तो यानी अगर न्यूक्लियस है तो वो भी थाउजेंड्स के अमाउंट में होगा। यानी इस तरह हर ऑर्गेनेली एक लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगी, इस तरह फिर उसकी ऑर्गेनेली का लॉस्ट होने का भी खतरा नहीं होता। फिर इजीली जब इतनी ज्यादा ऑर्गेनेलीज, जब हम जितने ज्यादा सेल के स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम ग्राइंड करा लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टिश्यू। जो पहला स्टेप है सेल फ्रैक्शनेशन का, इसको हम बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। और जब टिश्यू को हम ग्राइंड करा लेते हैं और सेल्स अपने फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाता है, ये पहला स्टेप है। और इस सारे को हम बोलते हैं होमोजिनेट या होमोजीनियस मैस ऑफ सेल्स। ठीक हो गया दोस्तों, ये पहला स्टेप था। इसके बाद सेल फ्रैक्शनेशन का जो दूसरा स्टेप है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में हम करते कि हमारे पास जो बन चुका है होमोजीनियस मैस ऑफ सेल्स, यानी जो हमारे पास बन चुका है ग्राइंड करने के बाद, इसको इसके बाद हम डालते हैं एक मशीन में जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग मशीन करती क्या है, ये इसके अंदर ट्यूब्स से मिलकर बनती है और ट्यूब स्पिन करती हैं। ये ट्यूब्स बहुत ज्यादा स्पीड पे घूमती हैं। इन ट्यूब्स के अंदर जब हम अपना होमोजीनियस मैस ऑफ सेल्स डाल देते हैं, अपना सोल्यूशन जो है हम डाल देते हैं, तो जब ट्यूब्स हाई स्पीड पे स्पिन करती हैं तो जो अंदर जो कंटेंट है, अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं, जो सारा सोल्यूशन हमने डाला है होमोजेनियस मैस ऑफ सेल्स, इस पे आउटवर्ड फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है जब सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर ये घूम रही होती है। जब ये घूम रही होती है, जब इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, तो डिफरेंट और सेल की ऑर्गेनेलिज और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह जब सेपरेट हो जाते हैं तो हम उनको इजिली स्टडी कर देते हैं। अब जो ट्यूब है, जब उसको स्पिन करवाते हैं हाई स्पीड पे, तो जो अंदर उसका सोल्यूशन था वो ऑर्गेनेलिज जब स्पिन कराओगे आप उसको, तो जो हैवियर ऑर्गेनेलिज हैं वो बॉटम पे ट्यूब के सेटल हो जाएंगी और जो लाइटर हैं वो ऊपर ही रह जाएंगी। तो इस तरह हम उसको दो तरीकों से फिर सेपरेट कर सकते हैं। क्या डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी जो हैवियर ऑर्गेनेलिज होंगे, हैवियर स्ट्रक्चर्स होंगे सेल के उस सेल सॉल्यूशन में, वो बॉटम में सेटल हो जाएंगे और जो लाइटर होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। तो एक तरीका होता है इस तरह डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, और दूसरा होता है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जो ट्यूब्स हैं उसकी स्पीड को चेंज करते हैं। यानी फर्ज करें अगर हम उसकी स्पीड 1000 तक इंक्रीज कर देते हैं, तो फिर फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस 1000 पे बॉटम में सेटल हो जाएगी, जितनी भी ऑर्गेनेलिज है न्यूक्लियस वो 1000 में बॉटम पे सेटल हो जाएगी। फिर जो बॉटम में जो चीज सेटल होती है उसको हम बोलते हैं पैलेट। जो चीज ऊपर रह जाती है उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट। तो हम सुपरनेटेंट को बाहर निकाल लेते हैं और जो पीछे ट्यूब में हमारे पास पैलेट बच जाता है, जो ऑर्गेनेली हमें चाहिए होती है,
वो हम इस तरह विदड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें डिफरेंशियल सर्टिफिकेशन हम करते क्या है, इसमें हम स्पीड्स को चेंज करके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि डिफरेंट स्पीड पे बॉटम में सेटल होती हैं, वो अपनी स्पीड के मुताबिक सेटल हो जाती है और फिर उसको हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था सेल्फ फ्रैक्शनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बहुत ही ईजी था कि सेल को डिफरेंट पार्ट्स में पहले डिवाइड करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूग मशीन में डाल के उसको स्पिन करा के और उसके डिफरेंट इस तरह हम उसके सेल के स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनेलिस को सेपरेट करके और फिर उनके स्ट्रक्चर को और फंक्शन को इजीली स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ पहली टेक्निक आपको समझ आई होगी। अब अपनी दूसरी टेक्निक की तरफ हम चलते हैं, जो है डिफरेंशियल स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब दोस्तों होता है कलर या डाई अप्लाई करना। अब आपको पता है सेल के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस है, अगर इसको हमने स्टडी करना है माइक्रोस्कोप के अंडर, तो वो क्या होती है कि वो यानी विजिबल नहीं होती, ट्रांसपेरेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादा से एक सेल्स जो है उसको हम यानी सेल के सोल्यूशन को हम रख लेते हैं स्लाइड पे माइक्रोस्कोप के नीचे और उसको वहां पे हीट कर देते हैं। जब उसको हम हीट करते हैं सेल्स को, तो वो स्लाइड के साथ चिपक जाते हैं, यानी फिर उसका लॉस होने का खतरा नहीं होता, फिर वो वॉश नहीं हो सकता, यानी वो उधर परमानेंटली फिक्स हो जाते हैं स्लाइड के साथ। फिर माइक्रोस्कोप से हम करते हैं कि जब उसको हम देखते हैं तो आपको पता है सेल्स के अंदर डिफरेंट जो स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेलिस होती है वो विजिबल नहीं होती। तो एक एक दूसरे से दोनों को सेपरेट करने के लिए और उनको स्टडी करने के लिए हम कलर और स्टेन अप्लाई करते हैं। जिस तरह अगर हमने सिर्फ न्यूक्लियस को कलर करना हो तो हम एक डाई अप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं हिमाटॉक्सिन। ठीक है, ये न्यूक्लियस को स्टेन कर देता है। और इसी तरह एक और डाई है ईओजिन। अब ये जो ईओजिन डाई है ये साइटोप्लाज्म को स्टेन कर देता है, यानी साइटोप्लाज्म को ये कलर दे देता है, और हिमाटॉक्सिलिन न्यूक्लियस को कलर दे देता है। तो जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर सेल्स को देखेंगे तो जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है दोनों कलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने स्टेन अप्लाई किए दो डिफरेंट स्टेन्स। जो दो डिफरेंट स्टेन्स हैं सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलर में यानी स्टेन कर देंगे, और फिर उनको इजीली हम माइक्रोस्कोप से देख के यानी उनको स्टडी कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग, यानी दो स्टेन्स डिफरेंट स्टेन्स हम जब अप्लाई करते हैं इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। और अगर आप सिर्फ एक स्टेन अप्लाई करें जो सिर्फ किसी एक ऑर्गेनेली को स्टेन करे उसको हम बोलते हैं सिंगल स्टेनिंग। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम दो डाइज अप्लाई करते हैं और यानी वो दो डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कलर करता है। तो उम्मीद करता हूँ डिफरेंशियल स्टेनिंग में समझ आया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी तीसरी टेक्निक, जो है माइक्रो डाइसेक्शन। माइक्रो का मतलब है दोस्तों माइक्रोस्कोप और डाइसेक्शन का मतलब है कट करना। तो माइक्रो डाइसेक्शन सेल बायोलॉजी में एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम हमारे पास मुख्तलिफ सेल, जैसे आपको पता है जिस तरह आपके पास एक टिश्यू मुख्तलिफ सेल्स हैं, जो कैंसर सेल्स है, जो सेल ट्यूमर्स के सेल हैं, जब आपने इनको रिमूव करना होता है हेल्दी टिश्यूज से, यानी ब्रेन, नर्व और हार्ट के सेल से, जब आपने इनको रिमूव करना होता है तो आप माइक्रोस्कोप की मदद से इनको रिमूव कर देते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं, जो हम कैंसरस सेल्स या ट्यूमर के सेल्स जो हम रिमूव करते हैं हेल्दी सेल्स से, इसको हम बोलते हैं माइक्रो डाइसेक्शन, यानी माइक्रोस्कोप की मदद से डाइसेक्ट करके उनको रिमूव करा देते हैं। और इसकी माइक्रो डाइसेक्शन के आगे डिफरेंट टाइप्स, यानी क्रोमोसोम्स माइक्रो डाइसेक्शन और लेजर माइक्रो डाइसेक्शन। तो इसकी दो टाइप्स हैं। हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना था कि माइक्रो डाइसेक्शन क्या होती है। माइक्रोस्कोप की मदद से जो कैंसरस और सेल्स होते हैं जिस तरह ट्यूमर के सेल्स, इसको हम रिमूव कराते हैं हेल्दी सेल से। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक है वह टिश्यू कल्चर। तो दोस्तों टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू नाम से जाहिर है कि ग्रुप ऑफ सेल्स। तो टिश्यू कल्चर ये होता है कि जब हम एक सेल लेते हैं या एक टिश्यू लेते हैं किसी भी एनिमल का या प्लांट का, या एक सेल या एक टिश्यू लेते हैं, टिश्यू मीन्स अ बंडल ऑफ सेल्स, जब हम वो लेते हैं और उसको हम ऐसे मीडियम, ऐसी जगह में प्लेस करते हैं जहां पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, प्रॉपर ग्रोथ रेगुलेटर्स हो, प्रॉपर विटामिन, न्यूक्लियोटाइड, हर चीज उसको अवेलेबल हो उसकी ग्रोथ के लिए, और वहां स्टीराइल कंडीशंस हो, यानी वहां इन्फेक्शन फैलने का भी चांस ना हो। जब हम उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट देंगे जहां वो अपनी ग्रोथ कर सके, तो वो जो एक सेल है जो हमने लिया था उसको उस मीडियम में प्लेस किया था, वो पूरे नए प्लांट में ग्रो कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में यूज होता है। अगर प्लांट्स में हम देखें तो सपोज आपके पास एक प्लांट है जो जिसको एक डिजीज हो गई है, तो उस प्लांट में कोई ना कोई तो एक ऐसा पार्ट होगा जो हेल्दी होगा, यानी ऐसा सेल, हेल्दी सेल्स भी पाए जाएंगे उस प्लांट में। तो जो डिजीज प्लांट है, आप क्या करेंगे, उसका एक हेल्दी पार्ट लिया, यानी उसका एक हेल्दी टिश्यू लिया, उसको एक ऐसे मीडियम में प्लेस किया जहां पे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, तो वहां पे अब नए प्लांट में ग्रो कर जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, एक डिजीज प्लांट से उसका हेल्दी पार्ट लेके आप बहुत सारी कॉपीज उस प्लांट की आप हेल्दी कॉपीज बना सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास एक प्लांट है जिसमें आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती, तो आप उसका एक सेल लोगे, उसको आर्टिफिशियल मीडियम यानी उसमें डालोगे, टिश्यू कल्चर उसका कराओगे और उसकी कॉपीज बना लोगे। तो ये प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के फायदे हैं। इसी तरह एनिमल टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, एनिमल का एक सेल या टिश्यू लेके उसको हम ग्रो कराते हैं कंटेनर के सरफेस पे। जब वो मैनी थाउजेंड ऑफ सेल में डिवाइड कर जाता है तो फिर इससे फायदा क्या होता है, इससे हम पता लगा सकते हैं सेल्स में जो डिसऑर्डर आते हैं एनिमल सेल्स में, जिस तरह क्रोमोसोम का डिसऑर्डर आता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कैंसर का डिसऑर्डर आता है, यानी किस तरह म्यूटेशंस आती है सेल में, हम उनको स्टडी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टिश्यू कल्चर एनिमल और प्लांट्स का था ये समझ आया होगा। इसके बाद जो हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट टेक्निक है सेल बायोलॉजी में, वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी दोस्तों बहुत ही आसान है। इस टेक्निक में हम करते क्या है, ये क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है बेसिकली यूज होती है डिफरेंट कंपाउंड्स को मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए। जिस तरह अगर आप चाहते हो कि हमने
प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हमने एक कंपाउंड से सेपरेट करना है। तो आप क्या करोगे, आप जो टेक्निक यूज करोगे वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो हम पढ़ेंगे वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी को समझने के लिए आप इस स्ट्रक्चर देखें कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का स्ट्रक्चर किस तरह होता है कि यानी एक चैम्बर होता है, इसके अंदर दो फेजेस होती हैं, एक को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज और एक को बोलते हैं मोबाइल फेज। यानी स्टेशनरी फेज एक पेपर होता है, एक सेलुलोज फिल्टर पेपर होता है, यानी वो स्टेशनरी होता है, यानी वो स्टिल होता है, वो मूव नहीं कर रहा होता। ये एक इसका पोर्शन होता है क्रोमेटोग्राफी का, यानी क्रोमेटोग्राम का। यानी एक स्टेशनरी फेज होती है, एक पेपर होता है जो स्टिल होता है, यानी मूव नहीं कर रहा होता, और एक मोबाइल फेज होती है, यानी एक सॉल्वेंट जो वाटर हो सकता है वो मूव कर रहा होता है पेपर से, यानी वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है। तो जो क्रोमेटोग्राफी चैम्बर होता है उसके अंदर दो फेजेस होती है, एक पेपर होता है जो स्टेशनरी होता है, और एक सॉल्वेंट जो वाटर हो सकता है जो मूवमेंट कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज। तो जो क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस होती है, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। अब हम करते क्या है, अब फर्स्ट करें हमारे पास एक कंपाउंड है जिससे हमने प्रोटीन सेपरेट करने। तो हम क्या करेंगे, उस कंपाउंड को हम डाल देंगे उस क्रोमेटोग्राम यानी उस क्रोमेटोग्राफी चैम्बर के अंदर। जब वो वाटर के साथ जाके मिलेगा, यानी जो सॉल्वेंट है, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहा है, मोबाइल फेज में है, तो वो अपने साथ कंपाउंड को भी मूव करा देगा। अब जब वो मूव करेगा पेपर के साथ, वाटर तो पेपर के साथ इजीली मूव कर जाएगा, लेकिन वाटर, क्योंकि वाटर अपने साथ ऑलरेडी उस कंपाउंड को भी मूव करा रहा था जिस कंपाउंड से हमने प्रोटीन्स को सेपरेट करना था, लेकिन जब जो कंपाउंड है वो पेपर से जो ही गुजरेगा तो वो पेपर के साथ अटैच होना शुरू हो जाएगा, यानी डिफरेंट पार्ट्स पे कंपाउंड में यानी जो डिफरेंट चीजें प्रेजेंट है, जिस तरह प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है, डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, वो अपनी एफिनिटी के मुताबिक, अपनी डेंसिटी के मुताबिक, यानी अपनी एफिनिटी के मुताबिक उस पेपर के साथ डिफरेंट पॉइंट्स पे जाके सेटल हो जाएंगे। जब भी डिफरेंट पॉइंट्स पे सेटल हो जाएंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, इस पेपर की स्टेनिंग करके फिर आपको डिफरेंट पॉइंट्स पे यानी डिफरेंट, फर्ज करें अगर आपने अमाइनो एसिड सेपरेट कर रहे थे तो वो अपनी एफिनिटी के मुताबिक डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट कंपाउंड सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर पे जो बन जाता है, जब हम स्टेनिंग करते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट चीजें सेपरेट हो जाती हैं अपनी एफिनिटी के मुताबिक, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आई होगी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम करते क्या है, हम बेसिकली फर्ज करें आपके पास डीएनए है, आरएनए है, आरएनए डीएनए आपके पास एक बल्क क्वांटिटी में मौजूद है, यानी एक लार्ज क्वांटिटी में आपके पास मौजूद है। अब डीएनए सपोज आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, तो आप उसको सबसे पहले करेंगे, ग्राइंड करेंगे डिफरेंट स्मॉल फ्रेगमेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ फ्रेगमेंट में, ठीक हो गया। अब जो डीएनए के थाउजेंड्स ऑफ फ्रेगमेंट है, इसमें फ्रेगमेंट्स, पॉजिटिव फ्रेगमेंट्स भी होते हैं डीएनए के और नेगेटिव फ्रेगमेंट्स भी होते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई, यानी जो डीएनए आपके पास एक बल्क क्वांटिटी में मौजूद है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रेगमेंट्स दोनों हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस का बस काम यही होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम डिफरेंट जो कंपाउंड्स, जिस तरह एक डीएनए, आरएनए, चार्ज, इसके चार्ज फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनको हम सेपरेट करते हैं। इस तरह डीएनए को हमने थाउजेंड्स ऑफ डीएनए को हमने फ्रेगमेंट्स में ग्राइंड किया, और अब जिसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रेगमेंट्स हैं उसको हम सेपरेट करते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसमें हम करते क्या है, इसमें हम जो मीडियम यूज करते हैं वो होती है एक जेल, ठीक हो गया दोस्तों। इस जेल को हम दो प्लास्टिक की प्लेट्स के बीच में सैंडविच कर देते हैं इस तरह, और इस जेल के बीच में हम प्लेस करते हैं, जिस तरह आपके पास डीएनए है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए आपके पास हैं, आप वो इसके अंदर डाल देंगे जेल के अंदर। तो दोस्तों अब हमने इस जेल के अंदर हमने डीएनए के पॉजिटिव नेगेटिव फ्रेगमेंट्स तो डाल दिए हैं। अब जो जेल है दोस्तों, इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ, बैटरी के एक पॉजिटिव एंड एनोड के साथ और एक बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव एंड कैथोड के साथ। तो जब बैटरी के हम पॉजिटिव नेगेटिव एंड के साथ जेल की जो ग्लास स्लैब है जिसमें जेल है इसको कनेक्ट करेंगे, और जेल के अंदर हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स बेशुमार डालें। जब इस जेल को हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो इलेक्ट्रिसिटी जेल से फ्लो करना शुरू कर देगी। अब दोस्तों जहाँ से जेल पॉजिटिव है, यानी जहाँ पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है, एक साइड जेल की पॉजिटिव हो जाएगी और एक साइड जेल की नेगेटिव हो जाएगी। और दोस्तों आपको पता है डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उन पर भी चार्ज होता है, कोई पॉजिटिव होते हैं और कोई नेगेटिव होते हैं। अब जो डीएनए के पॉजिटिव फ्रेगमेंट्स जो हमने डाले हैं जेल के अंदर, वो क्या करेंगे, वो जेल का जो हिस्सा पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट है बैटरी के, वो उस हिस्से की तरफ रन करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। और जो नेगेटिव डीएनए है वो जेल की पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, उधर अपनी अट्रैक्शन शो करना शुरू कर देगा। तो इस तरह जो डीएनए के नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रेगमेंट्स होते हैं, चार्ज की बेसिस पे हम जेल के अंदर डाल के उसको सेपरेट करते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस तरह इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम चार्ज की बेसिस पे डिफरेंट पॉलीमर्स के जिस तरह फ्रेगमेंट्स उनको सेपरेट करते हैं। इस तरह क्या होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बियरिंग डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। अब पहली बात है, चार्ज की बेसिस पे भी सेपरेट हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये साइज भी इनका डिपेंड करता है। अगर किसी, फर्ज करें आपके पास दो नेगेटिव फ्रेगमेंट्स हैं, तो जिसका साइज एक बहुत हैवी है और एक बहुत स्मॉल है,
तो कौन सा सबसे पहले नेगेटिव एंड के पास पहुंचेगा? जो सबसे लाइट है, यानी जो सबसे स्मॉल है वो जल्दी पहुंच जाएगा, और जो हैवी है वो थोड़ा पीछे रह जाएगा। तो इस तरह वो अपने साइज के हिसाब से भी डिफरेंट पॉइंट्स पे सेपरेट हो जाते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से वो कैथोड और एनोड की तरफ सेपरेट हो जाते हैं। जेल सिर्फ यहाँ पे हम मीडियम यूज करते हैं, तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। उम्मीद करते हैं समझ आई होगी। अगर यहाँ तक चीज कोई आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है सेल बायोलॉजी की, वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बेसिकली होती है क्या? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम एक डिवाइस यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अभी जो डिवाइस है ये एक्चुअली क्या मेजर करती है? ये मेजर ये करती है, जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ पिगमेंट्स हैं, जिस तरह क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एक्सेट्रा। अभी डिफरेंट पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं, यानी प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स में होते हैं, ये डिफरेंट यानी फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। ये डिफरेंट लाइट्स को डिफरेंट तरीके से ऑब्जॉर्व करते हैं, यानी ब्लू कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ डिफरेंट है, येलो कलर की लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट है, रेड की वेवलेंथ लाइट डिफरेंट है, व्हाइट की वेवलेंथ लाइट डिफरेंट है। सो जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट कितनी ऑब्जॉर्व कर सकता है एक पर्टिकुलर पिगमेंट, ये जो हम चीज इसको हम यानी पता लगाते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए पता लगाते हैं। यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ये बताता है कि जो क्लोरोफिल ए है वो कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी आया कि वो ब्लू है या रेड है, वो कौन सी सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब करता है। इसी तरह हमें ये भी बताता है क्लोरोफिल बी है वो कौन सी सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब करता है। तो यानी जब हमें यह पता लग जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए कि कौन सा क्लोरोफिल कौन सी वेवलेंथ की लाइट सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब करता है, फिर इसको हम ग्राफ में बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उम्मीद करता हूँ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्लियर होगी। दोस्तों इसके बाद जो हमारे पास लास्ट टेक्निक है वो है माइक्रोमीट्री। माइक्रो का मतलब है माइक्रोस्कोप और मीट्री का मतलब है मेजरमेंट। अब हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करते हैं, इसको हम बोलते हैं माइक्रोमीट्री। इसमें हम दो लेंसेज का यूज करते हैं, होता है दो माइक्रोमीटर्स का यूज करते हैं, होता है ऑकुलर माइक्रोमीटर और एक होता है स्टेज माइक्रोमीटर। अब जो ऑकुलर माइक्रोमीटर है इसको हम आई पीस की जगह पे रखते हैं माइक्रोस्कोप की, और जब इससे हम रीडिंग ले चुके होते हैं फिर इसकी जो रीडिंग होती है उसको हम उसकी कैलिब्रेशन करते हैं स्टेज माइक्रोमीटर के साथ, और जो ऑकुलर माइक्रोमीटर का इमेज आया था उसको यानी हम सुपर इम्पोज करते हैं स्टेज माइक्रोमीटर के साथ। तो कैलिब्रेशन के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का हम एस्टिमेटेड साइज यानी एस्टिमेट कर सकते हैं उसका साइज, और फिर उस सब्जेक्ट का साइज हम मेजर कर सकते हैं। तो यह था माइक्रोमेट्री। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी टेक्निक्स जो सेल बायोलॉजी में यूज होती हैं आपको समझ आई होंगी। अगर फिर भी इनमें कोई मसला या कंफ्यूजन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज।